हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन देख रहे थे और अपना जो करंट चैप्टर चल रहा है वो है वंशागति का आणविक आधार। 3 टॉपिक अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज अपन 4th टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है आनुवंशिक पदार्थ की खोज। आनुवंशिक पदार्थ मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो सूचनाओं को, जो लक्षणों का वंशागति के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है, सूचनाओं को ले जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो पदार्थ एक्चुअल में है कौन सा? क्या वो प्रोटीन है? क्या वो कार्बोहाइड्रेट है? क्या वो लिपिड है? या वो न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड जिसे डीएनए आरएनए बोलते हैं वो है? ये तो अपने को पता है कि साहब डीएनए और आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है, लेकिन कौन कौन से साइंटिस्ट का इसमें रोल था, वैज्ञानिकों का कौन कौन से एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए, कौन से साल में किए, इस टॉपिक में मेन तो जो साइंटिस्ट अपने पास है, जो वैज्ञानिक है और जो कौन से ईयर में खोज की थी वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। प्लस एक और पॉइंट, इसमें कुछ जो जीव हैं जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे वो भी यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए तो बोला था कि स्टार्टिंग में इस चैप्टर से टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन, मतलब 24 से 28 मार्क्स का आप काम इसके अंदर कर सकते हैं। तो स्टार्ट अपन करते हैं। आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठिएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा। आनुवंशिक पदार्थ की खोज मेस्चर, फ्रेडरिक मेस्चर द्वारा न्यूक्लियन व मेंडल के वंशागति सिद्धांतों तथा एक लंबे समय के बाद यह सिद्ध व ज्ञात हो सका कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो न्यूक्लियन कहाँ है? न्यूक्लियन का मतलब न्यूक्लियस के सेंस में ही ये कहना चाहता है। जो कोशिका होती है उसके अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है और केंद्रक में डीएनए होता है। ठीक है, तो ये बताया मेस्चर ने, फ्रेडरिक मेस्चर और मेंडल के वंशागति के जो सिद्धांत अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, उनका जो रिजल्ट था इन दोनों का, और जो ये पता चला कि डीएनए जो आनुवंशिक पदार्थ है, इन दोनों के अलावा भी काफी साइंटिस्टों का इसके अंदर रोल था। तो काफी लंबा समय था ये। आनुवंशिक वंशागति के आणविक आधार की खोज 1926 में हुई। आणविक आधार जो अणु है, जो मॉलिक्यूल की यहाँ बात कर रहे हैं, कौन सा वंशागति वाला है, उसकी खोज कब हुई? 1926 में हुई। ग्रेगर मेंडल, वोल्टर सटन, थॉमस हंट मॉर्गन व अन्य दूसरे वैज्ञानिकों की पूर्व खोजों के आधार पर स्पष्ट हो गया था कि गुणसूत्र अधिकतम कोशिकाओं के केंद्रक में मिलता था। ये कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने जो रिसर्च किया, उसका जो रिजल्ट था, उसका जो परिणाम था, उसके परिणाम स्वरूप यही निष्कर्ष निकला कि अधिकतर जो कोशिकाएं होती है उनके डीएनए की बात करते हैं, वो कहाँ होता है? केंद्रक में होता है। चाहे वो कायिक कोशिका हो, चाहे वो जनन कोशिका हो, गुणसूत्र जो है कोशिकाओं के केंद्रक में ही मिलता है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सका कि कौन सा अणु वास्तव में आनुवंशिक पदार्थ है। जैसा मैंने आपको बताया कि क्या वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, या जो डीएनए आरएनए, इस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिला था। रूपांतरीय सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन काफी यहाँ से 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में से अपन बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, रूपांतरीय सिद्धांत। जैसा कि आपको शब्द से ही पता चल रहा है, रूपांतरीय मतलब जो उसका रूप है वो परिवर्तन यहाँ से हो रहा है। एक्चुअल जो फॉर्म है उसका, जो प्राकृतिक, जो नेचुरल रूप होता है किसी भी जीव की अपन जो बात कर रहे हैं, वो यहाँ से परिवर्तित हो रहा है, रूपांतरित हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या रूपांतरीय सिद्धांत। वर्ष, जैसा कि मैंने आपको बताया, हर एक टॉपिक में वर्ष मिल जाएगा। वर्ष 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या जीवाणु जो निमोनिया के लिए जिम्मेदार है के साथ कई प्रयोगों से रूपांतरण की अच्छे ढंग से व्याख्या की। तो 1928 आपको ध्यान में रखना, फ्रेडरिक ग्रिफिथ आपको ध्यान में रखना है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी मतलब एक प्रकार का जीवाणु है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है। अगर वो बैक्टीरिया शरीर में एंटर होता है तो वो क्या करवाएगा? न्यूमोनिया करवा सकता है। तो इस बैक्टीरिया पर क्या किया फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 1928 में। एक्सपेरिमेंट बहुत मजेदार है, वो भी अपन देखेंगे बहुत अच्छे ढंग से। उनके प्रयोगों के दौरान एक सजीव जीव के प्राकृतिक रूप में परिवर्तन हो गया। मतलब जो जीवाणु है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, उसमें क्या हो गया? प्राकृतिक रूप से परिवर्तन हो गया, इसीलिए इसे क्या बोला गया है? रूपांतरीय सिद्धांत बोला गया। ठीक है, अब जो मैं बताना जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या न्यूमोकोकस भी से बोलते हैं, ये दूसरा शब्द ऊपर नहीं लिखा, नीचे लिखा, मतलब इंपॉर्टेंट है, जीवाणु की संवर्धन प्लेट पर वृद्धि करता है, तब इसकी कुछ चिकनी चमकीली कॉलोनी एस व दूसरी सक्ष
कॉलोनी आर का निर्माण होता है। जीवाणु की संवर्धित प्लेट, मतलब जो प्लेट होती है अगर उस पर संवर्धन माध्यम इसे रखें, ग्रोथ इसकी करवाते हैं, वृद्धि इसकी करवाते हैं, तो उस पर दो प्रकार की कॉलोनी का निर्माण होता है। कॉलोनी, कॉलोनी का मतलब काफी संख्या में जो जीवाणु है होते हैं तो उसे कॉलोनी बोलते हैं। तो दो जो इसने प्रकार बोले हैं, एक बोला है एस, दूसरा बोला है आर। एस जो शब्द इसने लिया है वो लिया है स्मूथ से। स्मूथ को हिंदी में क्या बोलते हैं? चिकना। और आर इसमें जो शब्द लिया है वो है रफ। रफ का मतलब खुरदरा, या इसने बोला है शख्स, यहाँ पर बोला, ठीक है, खुरदरा ही अपन बोल सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो स्मूथ जो था, मान लो ये अपने पास बैक्टीरिया है, ये इस प्रकार का स्मूथ जो बैक्टीरिया है, जो चिकना जो बैक्टीरिया है, उसके चारों तरफ सलेष्मा जो है उसकी कवरिंग होती है। ये जो ब्लैक कलर में बता रहा हूं ये क्या है? सलेष्मा है इस प्रकार का। जबकि आप अगर बात करो जो रफ वाला है उसके चारों तरफ किसी भी प्रकार की कवरिंग नहीं होती है, ठीक है। स्मूथ में किसकी कवरिंग होती है? सलेष्मा की होती है, जबकि रफ में, आर में किसी प्रकार की नहीं होती। तो यह एस प्रभेद के जीवाणु के सलेष्मा या बहु शर्कराइड युक्त आवरण होता है, जबकि आर प्रभेद में यह आवरण नहीं होता है। एस प्रभेद या उग्र इसे बोला गया है, ठीक है। एस प्रभेद या उग्र इससे बोला गया है क्योंकि ये खतरनाक, इससे जो है चूहे में अगर एंटर करवाते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो एस प्रभेद उग्र से संक्रमित चूहे निमोनिया संक्रमण से मर जाते हैं, जबकि आर प्रभेद द्वारा निमोनिया नहीं होता। इसे समझिए ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो मान लो अपने पास कुछ इस प्रकार का है, ये अपने पास चूहा है ये, ठीक है। तो अगर इसमें एस वाला एंटर होता है, क्या होता है? एस वाला अगर इसमें एंटर होता है, ये मान लो एंटर हो गया यहाँ पर, और इसके चारों तरफ क्या है? सलेष्मा है, इसके चारों तरफ ये सलेष्मा है। तो चूहे का जो प्रतिरक्षी तंत्र है जब इसके ऊपर अटैक करता है, क्योंकि बाहरी वायरस, सॉरी, जो जीवाणु अंदर जाएगा, तो चूहे का जो प्रतिरक्षी सिस्टम है, जो तंत्र है, वो इसके ऊपर अटैक करना चाहेगा, अपने आप को बचाएगा चूहा। लेकिन क्योंकि इसके चारों तरफ सलेष्मा का आवरण है, इस बैक्टीरिया के तरफ, जीवाणु के चारों तरफ, इसीलिए जो चूहे का जो भी प्रतिरक्षी तंत्र इसे खत्म यहाँ से नहीं कर सकता है। और ये जो बैक्टीरिया है इस चूहे में क्या करेगा? अपनी संख्या में वृद्धि करना स्टार्ट करेगा, और संख्या में वृद्धि स्टार्ट करना करेगा स्टार्ट, तो चूहे का प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर होगा और आखिर में चूहे की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो एस वाले में क्या हो रहा है? एस वाले में स्मूथ है, सलेष्मा का आवरण होता है, इसीलिए चूहा इसे पहचान नहीं पा रहा, इसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा, इसलिए चूहा मर जाता है। जबकि आर प्रभेद की अगर अपन बात करें तो आर वाला अगर इसके अंदर एंटर हो रहा है तो इसमें सलेष्मा का कवरिंग तो है ही नहीं यहाँ पर, और सलेष्मा की कवरिंग अगर नहीं है तो इसका जो सिस्टम है चूहे वाला वो इस पर अटैक करेगा और इस जीवाणु को यहाँ पर क्या कर देगा? खत्म कर देगा। इसीलिए चूहा क्या रह जाता है? जीवित रह जाता है। क्लियर है? तो एस प्रभेद चूहे में प्रवेश कराए, चूहा मर जाता है। आर प्रभेद चूहे में प्रवेश कराए, चूहा जीवित रहता है। तो ये आपको क्लियर रखना है। ग्रिफिथ ने जीवाणु को गर्म करने पर उन्हें मृत पाया। अब दूसरा उसने पॉइंट क्या लिया? बोले जो नॉर्मल था तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे में उसने क्या किया था? जो बैक्टीरिया था उसे क्या कर दिया? बॉइल कर दिया, गर्म कर दिया, एक प्रकार से गर्म कर दिया। तो बैक्टीरिया जो है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे डीजनरेट हो गई, और डीजनरेट हो गई तो बैक्टीरिया यहाँ पर मृत हो गया सब। उसने पाया कि गर्म करने पर मृत एस प्रभेद जीवाणु को चूहे में प्रवेश कराने से उसकी मृत्यु नहीं हो पाई, ठीक है। क्योंकि अब जो एस प्रभेद की ये बात कर रहा है यहाँ पर, मान लो कि जो अपने पास था जीवाणु एस प्रकार का था, अब इससे इसने क्या किया? गर्म किया, और गर्म करने के बाद में, गर्म करने के बाद में ये एस वाला जो हो गया मृत हो गया, और अब इसे इसने क्या किया? प्रवेश करवाया किसके अंदर? चूहे में। तब चूहे की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि ये जो एस था इसकी जो स्ट्रक्चर है वो डीजनरेट हो गई, विकृत हो गई, ठीक है। लेकिन जब उसने उसमें गर्म करने से मृत एस वे सजीव आर, अब मान लो कि जो बैक्टीरिया था एस भी था और आर भी था, दोनों को गर्म किया इसने, ठीक है। जब उसे गर्म करने से मृत एस, जो अपने पास मृत एस था, इसका जो मृत एस व सजीव आर जीवाणु के मिश्रण, इसको मृत एस वाले को जो जीवित आर है उसके साथ में इसने क्या किया? मिक्स किया, और उसके बाद में इसने क्या किया? चूहे में प्रवेश करवाया। तब क्या हो गया? चूहे की मृत्यु हुई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूं कि पहले वाला एक्सपेरिमेंट तो क्लियर होगा आपका, ठीक है। केवल सिंपल सा एस और आर के ऊपर था जो पिछले पेज में पढ़ने देखा,
लेकिन अब ये क्या कर रहा है, एस जो है वो मृत है, आर जो है वो क्या है, जीवित है। इन दोनों को मिक्स इसने किया और मिक्स करने के बाद में चूहे में जब प्रवेश करवाया तो चूहे की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसका मतलब ये जो मृत वाला है ये स्मूथ वाला था, पहले वाला केस में भी जो स्मूथ था, चिकना था, एस वाला वो क्या करवा रहा था, चूहे की मृत्यु करवा रहा था। दूसरे केस में अपन ने बोला कि चूहा जो अगर एस वाले को अपन ने मृत कर दिया और चूहे में प्रवेश करवाया तो उसकी मृत्यु नहीं हुई। और तीसरे केस में अपन बोल रहे हैं कि एस मृत है लेकिन आर जीवित है, इन दोनों को मिक्सचर अपन ने क्या मिश्रित किया, चूहे में डाला तो वो मर गए। ठीक है, मतलब ये एस वाला कुछ ना कुछ परिवर्तन कर रहा है आर में, क्योंकि जीवित कौन सा है, आर ही है। एस वाला क्या कर रहा है, कोई ना कोई परिवर्तन कर रहा है आर में, क्योंकि आर जीवित है और परिवर्तन होने की वजह से ही चूहे की क्या हुई है, मृत्यु हुई है। आ रही बात समझ में, वही इसके अंदर लिखा। तो इस मृत चूहे से उसने सजीव एस जीवाणु को विलगित किया, इसने परिवर्तित कर दिया। और जब इस चूहे में इसने देखा कि ऐसा क्या हो गया, तब उसने क्या किया कि जो सजीव एस था स्मूथ वाला वो इस चूहे से उसने अलग कर दिया, मतलब ये रूपांतरित हुआ है यहाँ से। ठीक है, ठीक है। तो एस प्रभेद जो है ताप से मृत था, उसे चूहे में अपन ने डाला पहले गैस में तो चूहा जीवित रहता। दूसरे में क्या किया अपन ने, नहीं पहला तो ये अपना हो गया था, वैसे ये वाला पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। और तीसरे में क्या किया, एस वाला जो था ताप से मृत था और आर वाला जीवित था, सजीव था। इन दोनों के मिक्सचर को, मिश्रण को चूहे में स्थानांतरित किया तो क्या हो गया, चूहा मर गया। तीनों केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रिजल्ट देखते हैं क्या बोला ग्रिफिथ साहब ने। ग्रिफिथ ने बताया कि आर प्रभेद जीवाणु, ग्रिफिथ ने क्या बताया कि आर प्रभेद जीवाणु ताप मृत एस प्रभेद में, मतलब ये आर वाला जो है, ठीक है, आर प्रभेद जीवाणु ताप मृत एस प्रभेद जीवाणु द्वारा रूपांतरित किए गए। मतलब इसमें एस वाले ने आर में क्या किया है, कोई ना कोई परिवर्तन किया है, क्योंकि एस पहले मर चुका था, ताप से अपन ने मार दिया, इसे हीट दिया है, टेम्परेचर से इसे मार दिया, लेकिन फिर भी जब मिक्सचर अपन ने किया है तो कहीं ना कहीं एस वाले ने क्या किया, आर वाले में परिवर्तन किया है। और ये रूपांतरित कारक ताप मृत एस प्रभेद से आर प्रभेद में स्थानांतरित होने से इसमें चिकनी बहु शर्कराइड आवरण का निर्माण होता है, जिससे ये उग्र रूप में परिवर्तन हो जाता है। मतलब जो एस था ये आर था, ये मृत था लेकिन अपन ने, ये जीवित था लेकिन अपन ने इन दोनों का जब मिक्सचर किया तो एस से कुछ ऐसी चीज जो है आर के अंदर चली जाती है जो इसके चारों तरफ क्या करेगी, जो अपने पास कवरिंग थी, चिकनी कवरिंग थी शर्कराइड की, उसका संश्लेषण इसके अंदर कर देता है। इसीलिए ये जो आर वाला है अब क्या हो जाता है, उग्र हो जाता है, इससे चूहे की मृत्यु हो जाती है। यह निश्चित ही आनुवंशिक पदार्थ के स्थानांतरण के कारण हो पाता है। ठीक है, मतलब आनुवंशिक पदार्थ जो था इस मृत से जो जीवित था उसके अंदर स्थानांतरित हुआ है। इन प्रयोगों से आनुवंशिक पदार्थ के जीव रासायनिक प्रकृति के बारे में नहीं बताया जा सकता। तो ये जो ग्रिफिथ साहब ने एक्सपेरिमेंट किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने बता दिया कि जो आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए है, आरएनए, प्रोटीन है या दूसरा है। इन्होंने जो इसकी रासायनिक प्रकृति है वो नहीं बताई, बस इन्होंने बताया कि कुछ ऐसा पदार्थ होता है जो एक जीव से दूसरे जीव में जब डालते हैं तो वो उसको रूपांतरित कर देता है। नेक्स्ट है रूपांतरित सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण। तीन साइंटिस्ट ऑसवाल्ड एबेरी, कोलिन मैक्लियोइड व मैकलिन मैककार्टी 1933 से 44, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कार्य से पहले ऐसा समझा जाता था कि आनुवंशिक पदार्थ क्या है, प्रोटीन है। मतलब ग्रिफिथ साहब नहीं बता पाए, ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था वो सही भी था लेकिन रासायनिक प्रकृति वो नहीं बता पाए। तो ग्रिफिथ ने कब बताया था, 1928, और उसके बाद में 1928 से लेकर 1900 जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे 33 से 44 जो साल बताया जा रहा है, इसके बीच में जो रासायनिक पदार्थ था उसे प्रोटीन समझा जा रहा था। ग्रिफिथ के सभी प्रयोगों के आधार पर रूपांतरित सिद्धांत की जीव रासायनिक प्रकृति के बारे में पता चला। ताप मृत एस कोशिकाओं से जैव रसायन, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए आदि को अलग अगर ये पता लगाने के लिए शोधित किया गया कि इनमें से कौन आर कोशिकाओं को एस कोशिका में रूपांतरित करने में सहायक होता था। अभी अपन ने पढ़ाई था यहाँ पर कि जो एस वाला है वो आर को रूपांतरित कर रहा है, तो रूपांतरित करने वाला ऐसा कारक कौन सा है। उन्होंने इस बात का पता लगाया कि एस जीवाणु का केवल डीएनए ही आर जीवाणु को रूपांतरित कर सकता है। एस मृत था, आर जो था मृत नहीं था, तो एस से जब इसको अपन ने मिक्स किया तो आर जो एस से जो केवल डीएनए है वो ही रूपांतरित कर सकता है, ऐसा इन्होंने पता लगाया था। तो ये आपको ध्यान में रखना। रासायनिक अभिलक्षण तीन साइंटिस्ट ने बताया था,
ग्रिफिथ साहब बताने में असक्षम थे, असफल हुए थे। उन्होंने इस बात का भी पता लगाया कि प्रोटीन जो है पाचक एंजाइम प्रोटीएज, मान लो ये कोई कोशिका है, इसके अंदर प्रोटीन है, इसके अंदर क्या है, लिपिड है, इसके अंदर डीएनए आरएनए है, ठीक है, ये प्रोटीन हो गया, ये अपने पास लिपिड हो गया, ये डीएनए या आरएनए अपने पास हो गया, मान लो ऐसा, ठीक है, किसी भी कोशिका में। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने प्रोटीन पाचक एंजाइम, मतलब प्रोटीन का पाचन करने वाला जो एंजाइम जिसे अपन बोलते हैं प्रोटीएजेज, वे आरएनए पाचक एंजाइम आरएनएज इस रूपांतरण को प्रभावित नहीं करते। मान लो इस कोशिका में प्रोटीजेज में डाल देता हूं, तो ये क्या करेंगे, प्रोटीन का पाचन कर देंगे। प्रोटीन का पाचन कर देंगे मतलब प्रोटीन यहाँ पर नहीं रहेगा, वो अमीनो एसिड वगैरह में दूसरे में परिवर्तित हो जाएगा। तो जब प्रोटीन नहीं रहेगा तब भी इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था कि स्मूथ वाला आर को परिवर्तित कर रहा है, मतलब प्रोटीन निकल गया सेल से, उसे अपन ने हटा दिया प्रोटीज एंजाइम से, तब भी रूपांतरण हो रहा था, मतलब प्रोटीन तो परिवर्तन नहीं कर रहा था, रूपांतरण नहीं कर रहा था। उसके बाद में आरएनए से अपन ने क्या किया, आरएनए का भी पाचन कर दिया, आरएनए से अपन ने आरएनए का भी पाचन कर दिया, फिर भी जो रूपांतरण की प्रोसेस है वो प्रभावित नहीं हुई, ठीक है। इसीलिए जो रूपांतरित पदार्थ प्रोटीन या आरएनए नहीं है। डीएनए से पाचन के बाद रूपांतरण प्रक्रिया बंद हो जाती है। अब मतलब मान लो कि उन्होंने तीसरे केस में क्या किया कि ये कोशिका थी और इसमें ये डीएनए था, अब इस पर डीएनएज एंजाइम से इसने एक्ट करवाया, तो डीएनएज क्या करेगा, डीएनए का पाचन कर देगा, और डीएनए का पाचन कर देगा तो उसके बाद में जब एस था और जब आर था तो वापस इन दोनों का मिक्सचर किया तो इसके अंदर रूपांतरण नहीं हुआ क्योंकि डीएनए यहाँ से हट गया था, ठीक है। तो तब कंफर्म हो गया कि यार डीएनए से अपन पाचन करवा रहे हैं डीएनए का, तो रूपांतरण नहीं हो रहा, मतलब डीएनए ही मेन क्या है, रसायन है, जो पदार्थ है आनुवंशिक वो है। इससे स्पष्ट है कि डीएनए ही रूपांतरण के लिए जिम्मेदार है। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आनुवंशिक पदार्थ क्या है, डीएनए, लेकिन इस बात से सभी जीव विज्ञानी सहमत नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन यहां पर और पूछा गया, क्वेश्चन है डीएनएज वे डीएनएज के बीच क्या कोई अंतर है? बिल्कुल अंतर है। ये जो बोल रहा है डीएनएज और दूसरे में बोला है डीएनएज, जिसके भी पीछे एज आता है वो एंजाइम होता है मोस्टली, और यहां डीएनएज जो लिखा है इसका मतलब बहुत सारे डीएनए, ठीक है, एक सिंगल ये है, इसके आगे मैं एस लगा देता हूं तो ये क्या हो गया, बहुत सारे मैनी डीएनएज। जबकि डीएनएज जो ये बोल रहा है ये क्या है, एंजाइम है जो डीएनए का पाचन करता है। तो ये सिंपल सा क्या है डिफरेंस है। तो इस जो पार्ट था, जो रासायनिक पदार्थ जो था आनुवंशिक पदार्थ, उसका जो पहला पार्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप लोग एनसीईआरटी पढ़िएगा और अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, आपके डाउट को सोल्व कर दिया जाएगा, दूर कर दिया जाएगा। सो मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।